3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। वार्ड नंबर 76 पंचशील नगर के छोटे बड़े सभी नालों की सफाई का कार्य जारी। वार्ड पार्षद अतीश माथुर के आग्रह पर नगर निगम द्वारा जेसीबी मशीन से कराई जा रही है सफाई। वार्ड नंबर 76 के पार्षद अतीश माथुर के आग्रह पर नगर निगम द्वारा वार्ड के छोटे बड़े लगभग 10 से 15 नालों की सफाई का कार्य प्रगति पर है। लगभग 8-10 दिन से यहां नगर निगम द्वारा भेजी गई जेसीबी मशीन से बड़े बड़े नालों की सफाई कराई जा रही है, जो पिछले काफ़ी वक्त से नहीं हुई थी। नालों की सफाई नहीं होने से नाले कचरे और झाड़ियों से हटे पड़े थे, जिन्हें जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है। वहीं टूटे फूटे नालों की मरम्मत के लिए पार्षद ने एडीए को पत्र लिखा है। यह कार्य मानसून के बाद ही शुरू होएगा, क्योंकि सिर पर मानसून है। इससे पहले समस्त नाले नालियों की सफाई हो जाए, ताकि जल भराव की समस्या पैदा ना हो। पंचशील नगर के गणेश गुवाड़ी ब्लॉक ABC के तहत सभी नालों की सफाई जेसीबी मशीन से कराई जा रही है। बरसात से पहले सभी नालों की सफाई संपूर्ण रूप से करा दी जाएगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किस तरह का अभियान चला रहा आपने वार्ड के अंदर? वैसा बरसात के मौसम को देखते हुए वार्ड के अंदर जो नाले थे, बड़े नाले, जहाँ पर की झाड़ियाँ और काफ़ी समय से इनकी सफाई नहीं हुई विगत 1 वर्ष से, उन सब का हमने नंबर लिया है और विगत 20 दिनों से हम इस काम के अंदर लगे हुए हैं। हमारी निगम की टीम लगी हुई है बरसाती नालों को साफ़ करने के लिए, और इन नालों को साफ़ करा जा रहा है, और जिससे कि क्षेत्र के अंदर बरसात के अंदर ऐसी कोई जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और पिछले 3 दिनों से जो है यहाँ पर हम जेसीबी के द्वारा जो बड़े नाले हैं, जिनके अंदर मलबा बहुत समय से हटा पड़ा हुआ है, झाड़ियाँ बुक गई, काफ़ी पत्थर भी पड़े हुए हैं, उनको निकलवा करके ट्रैक्टर के द्वारा ट्रैकिंग ग्राउंड तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के हालात हो रहे हैं सर नालों के? नाले वैसा इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी समय से कार्य नहीं हो पाया है, तो नाले काफ़ी ब्लॉक हैं, बंद हैं, पेड़ पौधे उग गए, काफ़ी मलबा उनके अंदर जमा है। तो प्रयास है कि इन सबको क्लीन कराया जाए, जिससे कि बरसात के अंदर पानी इकट्ठा ना हो और किसी के निवास के अंदर पानी ना घुसे। अच्छा, वैसे ये नाले कई क्षतिग्रस्त हो गए, इसके लिए क्या करोगे आप? जी, वैसा इसके लिए मैंने UIT को एक वैसे पत्र लिखा है, उनको कहा है, आग्रह करा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर UIT ही एक प्रधान संस्था है जो कि निर्माण के अंदर रहती है। तो हमने उनको आग्रह भी करा है। मैंने उनको जो JN है रघु जी, उनको भी मैंने उनको कहा है कि सर जो बरसाती नाले टूट गए हैं उनको रिपेयर कराया जाए। अब समय कम है, क्योंकि हमें भी आए हुए काफ़ी समय नहीं हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही समय हुआ है। तो निश्चित रूप से भविष्य के अंदर इन जो जहाँ से नाले टूटे हुए उनको चिन्हीकरण करके और हम आग्रह करेंगे ADA से कि नालों को ठीक कराया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। आप यहीं के हो वैसे? मैं बिल्कुल पंचशील गणेश गुवाड़ी में रहता हूँ। और हमारे यहाँ पर काफ़ी समय से नाले ब्लॉक थे, क्षतिग्रस्त थे, नालों का पानी सड़क पर आ रहा था। पार्षद जी से निवेदन किया गया और उन्होंने पूरी व्यवस्था कर सभी नालों को करीब साफ़ करवाया है। जमादार जी को कहकर सफाई की व्यवस्था वापस सुचारू करवाई है, कचरा निकाल दिया गया है। जो क्षतिग्रस्त नाले हैं उनके लिए उन्होंने भी आगे एप्लीकेशन दी है और जल्दी से जल्दी वो भी सही करवाएंगे। उन्होंने मौके पर खड़े रहकर सभी कार्य करवाया है। कल भी वो मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं और अभी तक काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस तरह की हालत है नालों की? अभी तक काफ़ी बिगड़ी हुई हालत है और क्षतिग्रस्त थे सभी नाले, ब्लॉकेज थे, तो वो JCB द्वारा हटाया गया है ब्लॉकेज, कूड़ा कचरा बाहर निकाला गया है। कितने टाइम बाद में साफ हुए नाले करीबन 1 से 1.5 साल बाद में आज साफ़ हुए हैं और अब रेगुलर होंगे, यही कोशिश रहेगी। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर 3 अवैध रूप से निर्मित भवन किए सीज। राजस्व अधिकारी प्रकाश जूडू के नेतृत्व में
राजस्व अधिकारी प्रकाश जूडी के नेतृत्व में पुलिस इमदाद के बीच की गई सीज कार्रवाई। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशों के तहत बुधवार को नगर निगम के राजस्व अधिकारी प्रकाश जूडी के नेतृत्व में निगम की टीम ने 3 अलग अलग इलाकों में नियमों की अवहेलना कर अवैध रूप से निर्मित निर्माणों को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्व अधिकारी प्रकाश जूडी ने बताया कि चंद्रवदाई नगर में सुनील अरोड़ा के द्वारा आवासीय स्वीकृति होने के बावजूद व्यावसायिक भवन निर्माण किया गया था। साथ ही आगे पीछे सेटबैक को भी कवर कर निर्माण करा लिया गया। इस पर एएन की रिपोर्ट और सक्षम स्वीकृति के बाद आज सीज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल सुनील अरोड़ा ने इस भवन को किराए पर दे रखा था। इसी तरह दूसरा मामला केसरगंज गोलचक्कर का है, जहां महेश चंद्र ने आवासीय परिसर में बिना अनुमति दुकान का निर्माण कर शटर लगा लिया, जिसकी शिकायत निगम में लंबित थी। इसे भी सीज कर दिया गया। इसी तरह तीसरा मामला डिगी चौक का है, जहां भवन मालिक भगवान दास हरवानी के भवन में ग्राउंड फ्लोर पर तो दुकानों की स्वीकृति थी, लेकिन उसने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर आवासीय परिसर को व्यावसायिक परिसर में कन्वर्ट कर गेस्ट हाउस बना लिया और उसका संचालन भी कर रहा था, जिस पर पुलिस इमदाद के बीच तीनों सीज कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। श्रीमान आयुक्त महोदय की आदेशों की पालना में आज अजमेर शहर में 3 अवैध निर्माणों को सीज किया गया है। जो पहला भवन है वो चंद्रवदाई में है, जो सुनील अरोड़ा जी के नाम का है। इन्होंने आवासीय परमिशन के अगेंस्ट जाके और इन्होंने जो कमर्शियल निर्माण कर लिया था, और वो भी जो अग्र और जो पीछे का सेटबैक है दोनों उन्होंने 100% कवर कर लिए थे। और कनिष्ठ अभियंता और इनकी रिपोर्ट हो रखी थी और सक्षम स्वीकृति के बाद आज इसको सीज किया गया। सेकंड जो भवन है वो केसरगंज गोल चक्कर के पास का है। वहाँ पे जो दुकान है वो महेश चंद्र नाम के व्यक्ति की है। उनकी पहले आवासीय ही भवन था और उन्होंने उसमें रद्दोबदल करके और शटर लगा के अपनी दुकानें बना ली थी। उसकी शिकायत पत्रावली पे चल रही थी। उस पर उन्होंने उसको रहवासी भी इस्तेमाल नहीं किया और देन फिर आज वापस सक्षम स्वीकृति मिलने के बाद आज उस दुकान को भी सीज किया गया। तीसरा भवन जो डिग्गी चौक पर है वो भगवान दास हरवानी के नाम से है। वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे तो दुकानें पहले से परमिटेड थी और वहाँ दुकानें हैं, लेकिन जो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे आवासीय के अगेंस्ट में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो गेस्ट हाउस चल रहा था उसको आज सीज किया गया। जो चंद्रवदाई वाली बिल्डिंग थी उस पर जिम किराए की रूप में चल रहा था। अपने 12 माह के बच्चे को दहेज लोभी पति से दिलवाने की गुहार लगाती भटक रही है एक मां। कलेक्टर को पत्र देकर दहेज लोभी पति और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग। अशोकनगर लक्ष्मी चौक नया बाजार निवासी रामकिशोर भारद्वाज की पुत्री पायल का विवाह वर्ष 2019 में आदर्श नगर बाड़िया शताब्दी स्कूल के सामने रेलवे क्रॉसिंग के पास वाली गली में रहने वाले शुभम गौड़ के साथ हुआ। शादी के बाद से ही पति शुभम सहित ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग करते हुए इसे प्रताड़ित करने लगे। इस बीच उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म के बाद बेटे को पति व ससुराल पक्ष ने अपने पास कैद करके रख लिया है और उसे घर से निकाल दिया। तब से वह अपने बच्चे को वापस पाने के लिए सारे जतन कर चुकी, लेकिन बच्चे को ससुराल पक्ष के लोगों से नहीं छुड़ा पा रही। पायल ने ससुर रामकुमार, सास गीता, ननद हर्षिता, पति शुभम गौड़ से अपने कैद किए गए 1 साल के बेटे को वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मुझे मेरे पति 2 महीने पहले 5 लाख रुपए की दहेज की डिमांड करके मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे मेरा बच्चा भी नहीं दिया। साल भर से मेरा बच्चा एक रात भी मेरे पास नहीं रहा है और आज भी उनके पास ही है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मुझे मेरे बच्चे का, मुझे दोनों को जान का खतरा है और मुझे मेरे बच्चे के लिए उनके ऊपर मुझे 1% भी विश्वास नहीं है कि वो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वजह क्या है? आप दहेज की डिमांड करते हैं मेरे से आए दिन, कभी ये ला कभी वो ला। तेरी माँ ने एक सोने की चेन नहीं दी, कभी 1 तोला चेन नहीं दिया, कभी अंगूठी नहीं दी। हमारे तो पहला फंक्शन था, हमको ये जामना में ये आना चाहिए था, वो आना चाहिए था, ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसी साड़ियाँ होती है, ऐसा चूड़ियाँ होनी चाहिए। ये सब आए दिन घर के सब लोग मेरे पे डिमांड करते हैं। हमारे परिवार में तो इन सब के बहुओं के पीयर से ये सब आया है, इनके ये आया, तेरे वहीं से पहली बार ऐसा हुआ जो ये नहीं आया गया है। कितने साल का बच्चा है आपका? 1 साल का बच्चा है और वो एक रात भी मेरे पास नहीं रहा है। क्यों नहीं रखने दिया कि जब तक तेरे घर से कुछ आता नहीं तो तेरे पास क्यों रहेगा। जब तेरे घर से कुछ आएगा, जब हम तुझे तेरा बच्चा देंगे, तुझे पालना नहीं आता है। और दहेज की मांग करते हैं आए दिन और साल भर तक मेरा बच्चा मेरे घर नहीं आया। साल भर तक मैं भी मेरे घर नहीं आई हूँ वहाँ से, मेरे ससुराल वालों से। ससुराल ने मुझे साल भर तक मुझे मेरे घर नहीं आने दिया और ना मेरे बच्चे को आने दिया। और आए दिन कभी इस मंदिर में ढोक देंगे, उसके बाद जाना, आए दिन मुंडन होगा, उसके बाद जाना। हमको तेरे घर वालों को विश्वास नहीं है, हमारी नज़र में वो सब आरोपी। ये क्या तरीका है? नाम बताइए आपका। पायल भारद्वाज। आपके पति का? शुभम गौड़, राजकुमार गौड़। तो आपकी शादी कैसे हुई थी? 10 जुलाई 2019 को अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज? हाँ। शादी में भी 15 लाख रुपए लगाए थे और शादी में भी मीन मेक निकालते हैं। ऐसी शादी होती है, ऐसे ये होता है कि हमने तो ये मांगा था, हमने तो ये करा था, हमको ये नहीं आया, हमको वो देना चाहिए था। दिक्कतें आ रही सर, मेरी बच्ची को परेशान किया जा रहा है दहेज की वजह से। आए दिन कभी सोना मांगते हैं, कभी 10 लाख मांगते हैं, पैसे की डिमांड हो रही है, भरपूर डिमांड करते हैं। बच्ची को परेशान कर रखा है, बच्चे को नहीं दे रहे हैं। इसको साल भर का इसका दूध पीता बच्चा है, एक रात भी उन लोगों ने बच्चा नहीं दिया है। मेरे पास 1 साल में अभी आई है। अब मैंने बड़ी मुश्किल से इसको बुलवाया है यहाँ पर, बहुत मुश्किलों से आई है। अब मैं न्याय चाहती हूँ यहाँ से कि मुझे न्याय मिले। शादी के बाद क्या बच्ची को मारते थे क्या? वो इसके साथ मारपीट करी है उन्होंने दहेज को लेकर के। दहेज में आज इसको पैसे नगद चाहिए, सोना चांदी चाहिए, जेवर दो, ये लाओ वो दो। इस वजह से बच्चे को भी नहीं देते हैं वो इसको। अब आपकी हालत कैसी है? अब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है। मेरे पति नहीं है, मेरा बच्चा नासमझ है, मैं अकेली लेडीज़ हूँ, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे न्याय चाहिए अब यहाँ पे। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं सर, 2 लड़की और 1 लड़का है और एक ही बच्चा है, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। बहुत हालत ख़राब है मेरी। ऐसे में आप किस तरह से डिप्रेशन में हो? जब मैं बहुत परेशान चल रही हूँ इस वक्त। जगह जगह गुहार लगा रहे हैं लेकिन मेरी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। मैंने जगह जगह गुहार लगाई है सर। अब सुनवाई नहीं होती तो ऐसे में क्या करोगे? मुझे न्याय चाहिए सर। न्याय नहीं मिलता तो? न्याय नहीं मिलेगा तो सर मेरे तो फिर मैं परेशान हो रखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ सर, क्योंकि बहुत मेरे परेशानियाँ चल रही हैं घर में। हुक्का पीते 5 युवकों को दरगाह थाना पुलिस ने लिया हिरासत में। सिलावट मोहल्ला लाकन कोटड़ी स्थित गौरी मेंशन गेस्ट हाउस की 6ठी मंजिल पर अवैध रूप से चल रही थी हुक्का बार। सूरत राम का चौक सिलावट मोहल्ला लाकन कोटड़ी स्थित गौरी मेंशन गेस्ट हाउस में 6ठी मंजिल पर हुक्का पीते 5 युवकों को दरगाह थाना पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। मौके पर कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे दरगाह थाना अधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। गौरी मेंशन गेस्ट हाउस की 6ठी मंजिल पर दबिश दी गई तो मौके पर लोंगिया मोहल्ला निवासी हबीबुल्ला अंसारी, पन्नीग्राम हिंदू मोची मोहल्ला निवासी इस्माइल अंसारी, इमामबाड़ा निवासी सैयद फुजैल चिश्ती, सूरत राम का चौक निवासी मोहम्मद गौरी और पन्नीग्राम हिंदू मोची मोहल्ला निवासी बशीर खान को हुक्का से नशा करते हुए पाया गया। इस वक्त कोविड महामारी चल रही है, ऐसे में एक ही हुक्के से तंबाकू पदार्थ पीना संक्रमण बढ़ा सकता है, वहीं हुक्का पीना दंडनीय अपराध भी है। 5 युवकों के पास से 3 हुक्के सही सलामत मिले, साथ ही 10 चिलम, फ्लेवर्ड तंबाकू, पाइप नली, बर्नल, आधा किलो कोयला और हुक्के के अन्य संसाधन बरामद किए गए।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। पिछले दिनों से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया था कि दरगाह क्षेत्र में हुक्काबार टाइप की जो इंस्टॉलेशन हैं जो बना रखे हैं लोगों ने होटलों में, गेस्ट हाउस में, काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं और आज सूचना भी थी, तो लगातार हम इस पर नज़र रखे हुए थे। आज पता चला कि गौरी मेंशन करके गेस्ट हाउस है, जिसकी छत पर कुछ लड़के हुक्काबार जो हुक्के होते हैं नशे के और फ्लेवर्ड के, उसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना का अभी मामला चल रहा है और ऐसे माहौल में ये कि हुक्के से पीना और उसको उपयोग करना तथा तंबाकू पदार्थों का उपयोग सभी जो है वो दंडनीय अपराध है। तो दबिश दी गई, जिसमें 5 जवान लड़के मिले हैं और उनके पास 3 हुक्के सही सलामत मिले हैं तथा अन्य सामान जिसमें चिलम, पाइप, नली, बर्नर, फ्लेवर की 8 पैकेट, ऑयल पेपर, चिलम 10, कोयला आधा किलो कोयला और हुक्के के पाइप वगैरह कई सारे सामान मिले, जिनको महामारी एक्ट तथा आईपीसी व जो अन्य तंबाकू पदार्थों के संबंध में जो अधिनियम है उसकी धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कार्रवाई किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? ये हबीबुल्ला, इस्माइल अंसारी, सैयद फुजैल, मोहम्मद गौरी और बशीर खान, सभी दरगाह क्षेत्र में। कौन सी धारा में? ये धारा 188, 189, 269, 70 तथा तंबाकू पेय पदार्थ की जो धाराएं हैं। राजस्व मंडल के विघटन को रोकने की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की मांग। राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम लिखे पत्र, अंत तक लड़ाई लड़ने का किया ऐलान। वर्ष 1956 से पहले अजमेर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। वर्ष 1956 में राव कमीशन के अंतर्गत अजमेर को राजस्थान में समाहित कर दिया गया। तत्कालीन राव कमीशन के समक्ष मर्जर से पहले फैसला हुआ था कि अजमेर में मौजूद राजस्व मंडल, राजस्थान लोक सेवा आयोग, शिक्षा विभाग और आयुर्वेद विभाग का निदेशालय कार्यालय यहीं रहेगा। इनका ना तो हस्तांतरण हो सकेगा और ना ही यह किसी विभाग में मर्जर हो सकेंगे। बावजूद इसके तत्कालीन वसुंधरा राज्य की सरकार के समय राजस्व मंडल के विघटन की कार्रवाई शुरू की गई, जिसे लेकर आज पूरी कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध में खड़ी है कि किसी भी तरह से इसका विघटन रोका जा सके। क्या कहना है हमारे अजमेर के बड़े कांग्रेसी नेताओं का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं पूर्व पुष्कर विधायक व कांग्रेस के नेता डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व पीसीसी सचिव व विधायक प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। 1956 से पहले अजमेर एक स्वतंत्र राज्य था और 56 में राव कमेटी के तहत इसका मर्जर राजस्थान में हुआ। तब ये फैसला हुआ था कि रेवेन्यू बोर्ड, आरपीएससी, शिक्षा विभाग का डायरेक्टर और आयुर्वेद का डायरेक्टर, ये कार्यालय अजमेर में रहेंगे। कुछ टाइम तो चला ही है। उसके बाद जो सरकारें आई राजस्थान में, वो इन सब दफ्तरों में विखंडन करती रही और राजस्व मंडल जो पहले विखंडित हो चुका, जिसकी बेंचें बाहर लगने लग गई, तो बाहर न्याय का केस भी होने लग गए और उनके ये नए केस भी वहाँ बाहर आने लग गए। इन सब को देखते हुए न्यायालय का काम कम हो गया रेवेन्यू बोर्ड में, जबकि रेवेन्यू के मामले में राजस्थान का हाईकोर्ट है। हमारी ये मांग थी उस टाइम भी कि इसकी ब्रांचें नहीं तोड़ी जाएगी।
जब अजमेर की बार करीब दशकों से मांग कर रही है कि अजमेर को हाई कोर्ट की बेंच दी जाए, वो तो सरकार देती नहीं है, कैसे न्याय की क्वालिटी गिरती है। तो रेवेन्यू बोर्ड के बेंच से बाहर बेच करके कौन से न्याय की क्वालिटी नहीं गिरेगी, ये विचारनीय बात। और अब फिर अखबार में आया है कि सरकार में एक वो चल रहा है अध्ययन कि जिसमें वो राजस्व मंडल को तोड़ करके राजस्व आयुक्त वाले अलग बनाएंगे। तो हमारी मांग यही है कि आयुक्त वाले अलग भले बनाए आप, लेकिन उसका कार्यालय अजमेर, मुख्यालय अजमेर में रहे, इसकी सरकार घोषणा करे, चूँकि अजमेर का है। और यदि कार्यालय बाहर जाता है तो फिर इसको तोड़ने की सरकार कोई कवायद नहीं करे, क्योंकि अजमेर को ये जो मिला है रेवेन्यू बोर्ड, ये हमें मिला है शर्तों के आधार पर और एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसको नहीं तोड़ा जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आरपीएससी को तोड़ करके आप चैन बोर्ड जयपुर ले गए, वो वापस अजमेर लाया जाए। साथ ही हमारी ये मांग भी है कि हाईकोर्ट की बेंच अजमेर को दी जाए और 20 चंबल का जो अतिरिक्त पानी है जो वेस्ट जाता है, उस पानी को 20 में डाल दिया जाए। जब गहलोत साहब पहले मुख्यमंत्री थे तब वो उन्होंने सर्वे के लिए इसके बजट दे दिया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई उसमें राज्य की, उन्होंने काम रोक दिया। हमारे मुख्यमंत्री से मांग है, गहलोत साहब से मांग है कि जो काम आपने पूर्व सरकार में किया था उसे पूरा करें और अजमेर को वो देवें और रेवेन्यू बोर्ड को नहीं तोड़ें, क्योंकि अजमेर घाट है। इसके तोड़ने से अजमेर में जहाँ एक तरफ कर्मचारी प्रभावित होंगे, वकील प्रभावित होंगे, वहीं अजमेर का आर्थिक ढांचा भी चरमराएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे पुनर्विचार करेगी। अजमेर का जब राजस्थान में विलय हुआ था तो कुछ संस्थाएं को अजमेर में रखने की शर्त अजमेर में रखी थी और उसमें रेवेन्यू बोर्ड का भी अजमेर में रखना था, आरपीएससी को अजमेर रखना था। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि राज्य सरकार ने अजमेर रेवेन्यू बोर्ड का विघटन अजमेर से बाहर करने के लिए जो सोची है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये अजमेर की जनता के साथ, अजमेर शहर के साथ कुठाराघात होगा, जिसका मैं भरपूर विरोध करूंगा और ज़रूरत हुई तो धरना भी दूंगा इस संबंध। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को सौगात में नहीं मिला है, अधिकार में मिला है। जब 1956 के अंदर अजमेर राज्य का विलय राजस्थान में हुआ तो हमें रेवेन्यू बोर्ड का राव कमीशन की रिपोर्ट के तहत मिला था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वसुंधरा जी के द्वारा एक प्रयास किया गया इसके विघटन का। उस टाइम तत्कालीन कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया था। अब पुनः इसका एक प्रस्ताव आया है कि यहाँ आयुक्तालय बना दिया जाए, इसका विभाजन कर दिया जाए। मैं पुरजोर शब्दों के अंदर रेवेन्यू बोर्ड के विभाजन की मैं निंदा करता हूँ। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सम्मानीय निरंजन जी आर्य को और राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी जी को मैंने पत्र लिखकर मांग की है कि अजमेर के रेवेन्यू बोर्ड का किसी भी स्थिति में विघटन नहीं किया जाए। अगर इसका विघटन किया जाएगा तो मैं वहाँ के वकीलों के साथ, अजमेर की आम जनता के साथ, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता के पास जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा और इसका विघटन को रोकने का सतत पूरा प्रयास करूँगा। और प्रयास करने के बावजूद भी अगर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर अजमेर के सम्मान के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे, पर अजमेर रेवेन्यू बोर्ड को विघटन नहीं होने देंगे। पुष्कर में नए हॉस्पिटल के लिए भूमि आवंटन मामले में अब होगी आर पार की लड़ाई। पुष्कर के पुरोहित संघों और सामाजिक समितियों के पदाधिकारियों ने जताया विरोध। पुष्कर में 100 बेड के प्रस्तावित राजकीय अस्पताल भवन के लिए नगर पालिका की ओर से शहर से 3 किलोमीटर दूर पुष्कर सरोवर के कैचमेंट एरिया में भूमि का आवंटन किए जाने के बाद पुष्कर के विभिन्न धार्मिक संगठनों, सामाजिक और पुरोहित संघों के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को श्री तीर्थ गुरु पुष्कर पुरोहित संघ ट्रस्ट, रेस्क्यू कमेटी, कैमल सफारी विकास समिति, होटल ऑनर्स एसोसिएशन, एनिमल केयर सोसाइटी, माधवदास मार्केट एसोसिएशन सहित विभिन्न संगठनों ने राम राइका समाज के धर्मगुरु व राइका मंदिर के महंत संत रविदास महाराज, राम सखा आश्रम के महंत नंद राम शरण महाराज के सानिध्य में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर और पार्षद रविकांत पार्षद उर्फ रवि बाबा ने कहा कि
पुष्कर वासियों की मंशा के मुताबिक पुष्कर में एक आधुनिक सुविधा युक्त हॉस्पिटल बने। राज्य सरकार ने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है। इसका सभी लोग दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लिए जिस जगह भूमि आवंटित की गई है वह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सरोवर के अस्तित्व को बचाने और पुष्कर की पवित्रता की रक्षा के लिए सभी सामाजिक धार्मिक संगठन मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। पत्रकार वार्ता के बाद सामाजिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नाम एसडीओ दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन भी सौंपा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नए हॉस्पिटल के लिए भूमि आवंटन राज्य सरकार ने की है, उसके लेके और उसके पूर्व में जो नवीन हॉस्पिटल के लिए भूमि श्रीमान जिला कलेक्टर ने चिन्हित करके आरक्षित की थी, उन दोनों के संबंध में तथ्यात्मक सारे ठोस सबूत दिए हैं कि जो अभी भूमि आवंटित की है वो सब कैचमेंट एरिया में, जिसके 3 तरफ फीडर बने हुए हैं, और जो पुरानी नवीन चिकित्सालय के लिए भूमि आरक्षित थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा नगर नियोजन विभाग से नहीं है, और नगर पालिका ने ये सारे तथ्य छुपाए रखे आज तक और गलत तथ्य देके राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करती रही। जब हमने गहराई से इस बात का पता लगाया तो ये जो पूर्व में चिन्हित भूमि है 20 बीघा, वो रेत के टीले के रूप में आरक्षित है मास्टर प्लान में, न कि खुले मैदान और ग्रीन बेल्ट में। नगर पालिका ने ये सारे तथ्य आज तक छुपाए रखे, और जहाँ पार्क और खुले मैदान की भूमि है उसमें नगर पालिका ने खुद ही अपने मास्टर प्लान की धज्जियाँ उड़ा के और वो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए सीधे आवंटित ही कर दी। उसका भू उपयोग परिवर्तन भी नहीं पूछा गया, जबकि कोई अन्य स्कूल उस जगह पे भूमि मांगती है तो उसको भू उपयोग विभाग में भेज के और उसको निरस्त कर देते हैं कि यह पार्क और खेल मैदान की भूमि है। तो नगरपालिका के इस प्रकार के विरोधाभासी जो कारनामे चल रहे हैं उसको लेके आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे ठोस सबूत दिए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और चिकित्सा मंत्री और स्वास्थ्य शासन मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन माननीय उपखंड अधिकारी जी को अभी हमने दिया है, और जिससे वो इस सारे मामले की पूरी तय तक जाके जाँच करके, और जो पूर्व चिन्हित भूमि कलेक्टर महोदय द्वारा उसी जगह पर यदि चिकित्सालय बनता है तो हमारी पुष्कर की जनता के व्यापक हित में, और पुष्कर तीर्थ के अस्तित्व से जो खिलवाड़ और विश्वासघात किया जा रहा है उस भूमि को निरस्त करके और पूर्व में चिन्हित भूमि का ही आवंटन करके चिकित्सालय बनना चाहिए। हमारा चिकित्सालय से कोई विरोध नहीं है। हमारा जहाँ भूमि आवंटन की गई है वो पुष्कर सरोवर के अस्तित्व के लिए भारी आघात पहुँचाने वाली जगह है, उसको हम निरस्त कराना चाहते हैं। हमारा यही आज उद्देश्य था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और हमने मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन आज उपखंड अधिकारी जी को सौंपा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है अस्पताल वाले मसले को लेकर, और एसडीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अरुण जी भाई साहब ने सबमिट किए हैं, और आज तक के पालिका ने क्या क्या गाल गुसेड़ कर रखा है, इस ज़मीन के लिए झूठे तथ्य पेश कर दिए गए आगे राज्य सरकार के पास, डीएलबी के पास में। उन सारे तथ्यों को लेकर, ऑथेंटिक सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर एसडीएम साहब को प्रेषित किया गया आज ज्ञापन, और एसडीएम साहब ने हमारे से वो जो मेन नक्शा है उसकी कॉपी ली है और उसको एग्जामिन कराने की बात करी है, और काफ़ी पॉजिटिव जवाब दिया है सर ने। तो अब आगे देखो ये सर का क्या जवाब आता है, और अरुण जी भाई साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करे हैं सारे के सारे वो सारे तथ्यात्मक है। तो हम चाहते हैं कि भाई पुष्कर हॉस्पिटल का मसला जल्दी से जल्दी निपटे और यहाँ जल्दी से जल्दी नवनिर्मित अस्पताल बनाया जा सके। आगे क्या कार्रवाई करोगे? नहीं मालूम। आगे अगर सरकार हठधर्मिता करती है तो आंदोलन का रूप इख्तियार किया जाएगा। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर वृक्षारोपण। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने जिला समन्वय समिति के लिए बैठक। बुधवार को श्रीनगर रोड स्थित दाता इन होटल में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। कार्यक्रम से पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री व भाजपा पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर के जनसंघ के नेता व पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि एवं जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद करते हुए नमन किया।
इससे पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के अवसर पर आदर्श नगर उद्यान में वृक्षारोपण भी किया गया। बैठक में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आड़ा, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल, मेयर ब्रजलता आड़ा सहित जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्य सरकार की विफलताओं सहित कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ कही। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इसके बाद एक मंडल अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कोरोना के इस कार्यकाल में सेवा ही संगठन, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए सेवा के कार्य किए और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की परिभाषा को भी बदला है। महामारी और संकट के समय में जहां लोगों को स्वास्थ्य की, भोजन की और रक्तदान की भी आवश्यकता थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संगठन के अभियान में इन विषयों को पूरा किया गया है। और आने वाले समय में भी हम जानते हैं कि महामारी का संकट अभी पूरी तरीके से दूर नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों में स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने के लिए और उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य की बुनियादी विषयों को जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में हेल्थ वॉलंटियर बनाने का कार्य भी करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी पूरे देश में इस समय कोरोना की इस लड़ाई से जुटी हुई है और हम जानते हैं कि कोरोना के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने जो टीकाकरण का आह्वान दिया था, वह टीकाकरण आज 27 करोड़ लोगों तक देश में हो चुका है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा जितना अभी प्रयास किया जाना था, उतना पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहाँ टीका का सबसे ज़्यादा वेस्टेज हुआ है। अकेले जनवरी से मई के बीच में लगभग 11 लाख से ज़्यादा डोज टीके की यहाँ बर्बाद हुई, जो कि 7% से ज़्यादा है। सांसद में क्या आप, क्योंकि कल एक परसों अजमेर में भी एक घटना हुई है 11 वर्षीय बच्ची के साथ में, तो उसके लिए भी कुछ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा, कानून व्यवस्था की स्थिति में राजस्थान बहुत बदहाली की स्थिति में है, क्योंकि सारी पुलिस और सीआईडी तो मेरे को लगता है पायलट साहब के पीछे लगा रखी है। अपराधी बेखौफ लोग हैं। सर, पेट्रोल डीजल के दाम जिस स्थिति से पहुँच रहे हैं, क्या लगता है जिस सोच के साथ सरकार आई थी, पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से भी तय होती हैं और हम इन सारे विषयों का ध्यान भी हमारी सरकार कर रही है और शीघ्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर इस पर कदम भी उठाए। और सर, केंद्र सरकार में राजस्थान के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की चर्चाएं बहुत हो रही है। मेरे विषय में ऐसा ध्यान नहीं है, हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं राज्य में। अभी वर्तमान में कांग्रेस में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की स्थिति है, क्या कहेंगे? कांग्रेस में सभी जगह सबकी स्थिति ऐसी चल रही है। कौन किस स्थिति में पता नहीं है। जो पार्टी अपना परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, वो पार्टी तो खुद बेहाल है। गुजरात की जिम्मेदारी आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की भूमिका रहेगी? अगले वर्ष गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 बार गुजरात में जीती है। गुजरात को जिस प्रकार से
विकास के मानकों पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, निश्चित रूप से जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देगी। और मेरे को यहाँ आपको कहते हुए बड़ा संतोष का विषय भी है कि अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव हुए और पहली बार एक ऐसा राज्य बना है जहाँ 6 बार मैंडेट प्राप्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सभी जिला परिषद 100% जिला परिषद, 100% नगर निगम, 85% से ज़्यादा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। मैं चुनाव से पहले भी तापी, नर्मदा, जिन जिलों में निज्जर जैसी सीट पे जो कभी कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देते थे, वहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। आज आप देखिए एक ट्राइबल क्षेत्र में भिंडी का उत्पादन होकर के आज वो उत्कृष्ट स्तर पे वहाँ के किसान किस प्रकार से अपनी तरक्की कर रहे हैं। ये विकास का एक वो मॉडल है जो सर्वसमावेशी विकास की अवधारणा को बढ़ाता है, सबको स्वस्थ रखते हुए विकास की अवधारणा को बढ़ाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पैमानों पे आगे बढ़ने की बात को बढ़ता है। तो गुजरात में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। पिछली बार गहलोत साहब गए थे प्रभारी बन के, तो वापस आ गए थे। मुझे लगता है इस बार कांग्रेस शायद भेजेगी या नहीं भेजेगी वो तय करेंगे। आम आदमी पार्टी भी, और हमारा मानना है कि बहुत संवेदनहीनता के साथ उन्होंने इस स्थिति को बिगाड़ने का ही काम किया। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जिस समय ऑक्सीजन का संकट था, राजस्थान में केवल 115 मैट्रिक टन की उपलब्धता थी, उसको बढ़ाकर एक समय तो 650 मैट्रिक टन तक किया गया। बोकारो से स्पेशल रेलवे ट्रेन लाई गई, 10 से ज़्यादा ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराए गए और पीएम केयर्स के द्वारा भी विभिन्न जिलों में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र इसकी भी उपलब्धता कराई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि संकट का समय राजनीति का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस संकट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से मदद देने के लिए, लोगों के साथ खड़े होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ आने के बाद मुझे हमारे दोनों विधायक, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व महापौर और सभी पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अजमेर में जिस स्मार्ट सिटी योजना को भारतीय जनता पार्टी में हम लोग लेकर के आए थे, आज वो स्मार्ट सिटी परियोजना अपने आप में भ्रष्टाचार का उदाहरण बनने जा रही है। पार्टी की यहाँ एक छोटी सी समिति इस पर एक शीघ्र ही रिपोर्ट भी तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को हम ऊपर के स्तर तक लेकर जाएंगे। लेकिन अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प हमने किया था, उसमें जो भ्रष्टाचार के रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। लाखों टन मिट्टी उसमें डाली जा रही है। मिट्टी नहीं डाली जा रही है। आना सागर का स्वरूप में जो वेटलैंड था, उस वेटलैंड को भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी जानकारी में सारा विषय आया है और शीघ्र ही हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके संबंध में जो संघर्ष भी कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की योजना आपके सामने प्रस्तुत सिटी का जो कंसेप्ट है वो पूरी सिटी का कंसेप्ट नहीं है। आप उसकी गाइडलाइन देख लीजिएगा, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट बनाना, कुछ वार्ड होगा। अजमेर में 80 वार्ड। मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो स्मार्ट सिटी की जो केंद्र सरकार की मंशा है, भावना है, जिस उद्देश्य के साथ हम इसको लाके गए थे, क्योंकि अजमेर का अपना एक सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्वरूप है, ये उसको पूरी तरीके से बदलने की, अजमेर में जो पानी का प्राकृतिक प्रवाह है उसको समाप्त करने की और अपनी मनमर्जी का एक कंस्ट्रक्शन करने की है जो अजमेर के स्थापत्य और सौंदर्य के भी खिलाफ है। और एक अनीता जी बता रही थी जिस प्रकार से नालों को खास करके उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ठीक करने की आवश्यकता है, बल्कि उसका दूसरा ही परिणाम हम देख रहे हैं। ये तो अजमेर में एक नई किस्म की बाढ़ की स्थिति को पैदा करने जा रहे हैं। हमारे दोनों विधायक यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं। हम शीघ्र इसके संबंध में पार्टी की तरफ से कार्य योजना इसके खिलाफ और इसका सही प्रारूप जमीन तक पहुँचे, इसके लिए हम लड़ाई को लड़ेंगे। हम अपने विपक्ष के काम को कर रहे हैं। विपक्ष का काम होता है लोगों की आवाज़ को उठाना। आज राजस्थान में शिक्षा की बदहाली, आज राजस्थान में चिकित्सा की बदहाली, आज राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति की बदहाली, मैं अलवर और इसके पूरे क्षेत्र को लगातार देख रहा हूँ। आज तिजारा में जितना ज़्यादा अपराध है, मतलब एनसीआर का सारा अपराध ही तिजारा में हो रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है राजस्थान सरकार क्यों चुप बैठी है। और आज राजस्थान में इतने दिनों से हाईवे जाम पड़ा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन लगता तो ऐसा नहीं है।
देखिए संगठन के अलग भी काम कर रहे हैं, हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं और पूरी टीम इस चुनाव को लड़ेगी। राजस्थान को अशोक गहलोत जी की ये जो भ्रष्ट सरकार, इससे मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के साथ चुनाव में जाएगी। चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या बाद में ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। सर, भ्रष्टाचार की बात हो तो राजस्थान के अंदर भाजपा का नाम भी अभी अव्वल पे चल रहा है, चाहे वो ब्यावर नगर परिषद की बात हो या मांडलगढ़ के जो सभापति हैं उनकी बात हो, ये भी अभी एसीबी के अंदर ट्रैप हुए हैं। इसके बारे में क्या बोलते हैं? देखिए, जो अगर कानूनी विषय है, अगर कोई कानूनी कार्रवाई है तो कानून के विषय पे हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी की एक आदत है कि वो लोगों को, खास करके अपने विपक्ष को, विभिन्न तरह की सीडी से लेकर के केसों में उलझाने का उनका एक महारत हासिल है। हम हर कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, न्यायपालिका में हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत जी को एसीबी की कार्रवाई या स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार का काम हो रहा है इस पर भी करनी चाहिए। इस पर उनकी सरकार क्यों चुप है? स्वभाव, हम जो सेवा कार्य कर रहे हैं, जनता हमें पुनः आशीर्वाद प्रदान करें। 11 वर्षीय बालिका के साथ रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को फांसी देने की मांग। होकरा गांव के ग्रामीणों ने पुष्कर थाने के बाहर किया प्रदर्शन। पुष्कर के पास बैद्यनाथ महादेव शिव मंदिर की पहाड़ी पर सोमवार देर रात को 11 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के बाद की गई निर्मम हत्या के आरोपी होकरा निवासी सुरेंद्र उर्फ सुंदर उर्फ संतू रावत को फांसी देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज पुष्कर थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बुधवार को ग्राम होकरा, काना सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण पुष्कर थाने के बाहर जमा हो गए। ग्रामीणों ने जहां एक और त्वरित कार्रवाई कर हत्यारे को पकड़ने के लिए पुष्कर पुलिस टीम का आभार जताया, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए, वहीं पुलिस से जल्द मजबूत चालान पेश कर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी मुहिम छिड़ी हुई है। पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने मांग की है कि मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लेकर कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जल्द से जल्द एक मजबूत चालान पेश करना चाहिए, जिससे आरोपी को जल्द ही फांसी की सजा मिल सके। रावत ने कहा कि वे सरकारी वकील के साथ मिलकर मामले की निःशुल्क पैरवी भी करेंगे और बार एसोसिएशन से भी मांग करेंगे कि आरोपी की कोई भी वकील पैरवी न करे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हमने जिस प्रकार से 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर और हत्या की गई, उसको लेकर के और आज ग्रामीणों ने अपने पुलिस थाना के जो सीआई साहब राजेश जी मीणा और इस टीम को धन्यवाद दिया, एसपी साहब को भी धन्यवाद दिया और साथ ही ये मांग की कि इस केस के अंदर इसको जो केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेकर के और एक भी कड़ी इसकी छूट नहीं पाए, पूरे के पूरे जो चेन डॉक्यूमेंट मिला करके और बिल्कुल चालान, एक मजबूत चालान पेश करे जिससे हत्यारे को फांसी की सजा दिला सके और जल्दी से जल्दी इसका चालान पेश करे। और न्यायालय में हम सरकारी वकील और हम सब लोग इसकी निःशुल्क पैरवी करेंगे और निःशुल्क पैरवी करके और ये भी मांग करेंगे बार एसोसिएशन से कि इस हत्यारे का कोई वकील नहीं बने और इसको जज साहब से निवेदन करेंगे इसको फांसी की सजा दी जाए। और आज ग्रामीणों ने इसी प्रकार से इनको दिया। इससे पूर्व भी जो हमारे 3 हत्याकांड हुए थे, मोटा सिंह, सूरज और महंत का, वो हमारे आज तक नहीं खुल पाए और आज ये किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला ने भी पुलिस का आभार जताते हुए मांग की है कि लोगों के आक्रोश को देखते हुए आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए। कल पुलिस सीआई साहब ने हमारे से समय लिया कि मैं 12 घंटे में इस केस को खोल दूंगा और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए 6 घंटे में उस हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। उसके लिए सभी ओकरावासी आए और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया और सभी की ये जन भावना है कि इस हत्यारे को जो हत्या में जो अभियुक्त था उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले, फांसी से नीचे कोई सजा नहीं मिले। इसको लेकर आज सभी आसपास के गाँववासी यहाँ इकट्ठे होकर आए और सभी में भारी आक्रोश है कि एक सपना जो सबकी बहन बेटी थी उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उस ऐसे हत्यारे को तुरंत फांसी की सजा हो।
थानाधिकारी राजेश मीणा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय से भी अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग गांव में जागरूकता फैलाएं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटे और जो भी समाज में सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं उनको दूर कर सकें। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला, पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत, सरपंच पति महेंद्र सिंह रावत, गोवर्धन सिंह रावत, पूर्व सरपंच भंवर सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और रावत समाज के लोग मौजूद रहे। रावत समाज के जो लोग आज प्रदर्शन करने आए थे, उनका बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस विभाग और स्पेशली थाना पुष्कर ने जो काम किया है सराहना के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करना है, क्योंकि आपने बहुत जल्दी इस प्रकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसका धन्यवाद। और वो ये चाह रहे थे कि बोले शीघ्र चालान पेश हो जिसमें इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। वो मृत्युदंड तक की सिफारिश करने के लिए आए थे, इसी बाबत ये लोग आए थे, बाकी कुछ खास नहीं था। जो ओगरा गांव में बच्ची की निर्मम हत्या हुई है, उसके आक्रोश में आज आसपास के समस्त ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। उनका गुस्सा था कि जो हत्यारा है उसको सिर्फ फांसी मिलनी चाहिए और प्रशासन को धन्यवाद दिया है कि जो इतना जल्दी इन्होंने हत्यारे को गिरफ्तार किया, इसके लिए तो प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और हत्यारों के गाँव वालों को एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको सिर्फ फांसी हो, फांसी के सिवा कुछ भी मंजूर नहीं है। तो इसके लिए प्रशासन को कि चार्जशीट में कोई भी कमी नहीं रहे, जिससे कि हत्यारे का किसी तरह का कोई बचाव हो सके। तो हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हत्यारे को सिर्फ फांसी हो और इसी के लिए हम यहाँ। पुलिस की अब तक की कार्रवाई को लेकर के क्या कहेंगे आप? पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई है उससे ग्रामीण पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि सीआई साहब ने और उनकी पूरी टीम ने अच्छा काम किया, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ बहुत ही बेरहमी से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है। उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं पुलिस पुष्कर थाने के समस्त स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मात्र 24 घंटे का टाइम लेते, 12 घंटे का लेते 6 घंटों में केस क्लियर कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन टीम को। और मैं सिर्फ कानून से भी यही मांग करना चाहूँगा कि हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी हो, फांसी के अलावा कोई सज़ा नहीं हो, कम से कम फांसी की सज़ा तो हो ही हो, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं हो। और मैं इस जल्दी से जल्दी और मैं इस मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी वकील इस मुलजिम का केस ले वो सोच समझ कर ले। सिर पर काला कफन बांध के घूमूंगा, नाम है कालू सिंह रावत। उस वकील को भी ये आवाज मेरी इस सोशल मीडिया के माध्यम से उस वकील तक भी पहुंच जानी चाहिए कि इस मुलजिम का केस ले तो पूरा सोच समझ कर ले, अन्यथा उसके साथ भी यही होगा जो इस मुलजिम के साथ होगा। धन्यवाद सबने। और उसको भी कभी नहीं छोड़ेंगे हम। आज शाम तक होना चाहिए, आज शाम तक होना चाहिए। मेरे पब्लिक वाला करो। आना सागर एस्केप चैनल का निगम, एडीए व स्मार्ट सिटी की टीम ने किया निरीक्षण। हर साल दीवार तोड़कर सफाई करने के बजाय 8 स्थानों पर रैंप बनाने के स्थान का किया चयन। नगर निगम उपायुक्त सीता वर्मा ने बुधवार को नगर निगम व अजमेर विकास प्राधिकरण के साथ स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को साथ लेकर आना सागर एस्केप चैनल का निरीक्षण कर मानसून पूर्व की जा रही नालों की सफाई का जायजा लिया। उपायुक्त सीता वर्मा ने बताया कि हर साल नगर निगम को नालों की सफाई करते वक्त नालों की दीवार तोड़कर जेसीबी और पोकलेन मशीन को उतारना पड़ता है, जिससे हर साल नगर निगम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। सफाई करने के बाद उस दीवार को वापस से रिपेयर भी कराना पड़ता है। इसको लेकर आज एस्केप चैनल का निरीक्षण कर 7-8 स्थानों को चिन्हित किया गया ताकि वहां स्थायी रैंप बनाया जा सके। यह सभी काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज नगर निगम के तकनीकी अधिकारियों और एडीए के तकनीकी अधिकारियों के साथ में जो नाले हैं हमारे, उनकी साफ़ सफाई और स्मार्ट सिटी द्वारा जो उनमें रैंप उतारे जाने हैं, इसके रिगार्डिंग हमने निरीक्षण किया।
साफ़ सफाई जो नगर निगम द्वारा कराई जा रही है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी भी यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड से लेके 9 नंबर पेट्रोल पंप तक एस्केप चैनल की सफाई करवा रहा है ताकि जो उसका पेंदा है उसका पक्का निर्माण कर सके। इसके अलावा जो हर साल हमें प्रॉब्लम आती है कि हर साल हमको जो नालों की या एस्केप चैनल की दीवार तोड़कर हमारी जो मशीनरी हमारी जेसीबी है अन्य मशीनें हैं नालों के अंदर साफ़ सफाई के लिए डालनी होती है, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकले कि या तो कोई रैंप बने या अन्य ऐसी कोई चीज़ बने जिससे कि वो मशीनरी आसानी से नालों में उतर जाए और हर साल जो दीवार तोड़ने का और दीवार बनाने का जो हमारा खर्चा आता है वो बच जाए। इसके रिगार्डिंग भी हमने आज जो एस्केप चैनल है मेनली उसका हमने अजमेर के विभिन्न जगहों पे हमने निरीक्षण किया और जो फिजिबल जगह है उनको हमने छांटा है और इसी के अकॉर्डिंग आगे अब कार्रवाई करेंगे। ये जो पक्का निर्माण करवाएगा स्मार्ट सिटी के थ्रू होगा। लगभग 10 से 12 जगह हमने चिन्हित करी है और उन 10 से 12 जगहों पर रैंप बनाकर और फाटक लगा दी जाएगी ताकि जब भी हमारा जेसीबी या पॉकलैंड जो भी मशीन हमको नीचे उतारनी है फाटक खोली और उस रैंप के थ्रू उसमें उतर जाए। हर साल क्या होता है कि पहले हम तोड़ते हैं, दीवार तोड़ते हैं, हमारी मशीनरी उसमें जाती है, साफ़ सफाई करती है और वापस बारिश से पहले हम उस दीवार को बनाते हैं, तो इससे काफ़ी हमें रेवेन्यू लॉस भी होता है। तो एक परमानेंट सोल्यूशन क्या हो इसके लिए आज हमारे नगर निगम की टीम और एरिया की ये जो स्मार्ट सिटी है उनके तकनीकी अधिकारियों की टीम ने आज निरीक्षण करा और जगहों को चिन्हित किया। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय बाद हुई जिला परिषद में बुधवार को जन सुनवाई। जिला प्रमुख की अध्यक्षता में समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ लगा जनता दरबार। कोरोना महामारी के कम होते असर के बाद जिला परिषद में बुधवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला परिषद में जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई के दौरान जनता का दरबार भी लगा। इसके साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी भी जन सुनवाई में मौजूद रहे। जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान 18 प्रकरण सामने आए जिसमें अतिक्रमण, शिक्षा, चिकित्सा विभाग से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। शिकायतों व समस्याओं के प्रकरण के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही पूरे जिले में इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए रॉयल्टी काफ़ी समय से जारी नहीं हुई थी, जिस पर आज जन सुनवाई में 1 करोड़ 79 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि मानसून पूर्व सभी ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली और पंचायतों से संबंधित समस्याओं के समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज हमने जिला परिषद में जन सुनवाई रखी है। इसमें आम पब्लिक भी आई है। इस जन सुनवाई में 18 प्रकरण आए हैं। इसमें अतिक्रमण का भी आया है, इसमें शिक्षा विभाग का भी आया है, इसमें चिकित्सा विभाग का भी आया है और हमने तुरंत समाधान करने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमने विकास अधिकारियों को हमने बुलाया है, लेखा अधिकारी को बुलाया है, एन को बुलाया है। हमने पूरे जो भी सरकारी योजनाओं की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी हमने प्रगति रिपोर्ट ली है कि कहाँ काम हुआ है, प्रधानमंत्री आवास की कितनी राशि आई है, किस के सर्वे हुआ है, और जो भी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत लेवल के जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उनके बारे में हमने जानकारी ली है। तो ऐसे हमने ये सभी वीडियोज़ को बुलाया आज और सभी वीडियोज़ की जो मीटिंग ली है, मीटिंग में हमने निर्देश दिए हैं ईमानदारी से काम करोगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको चार्जशीट दी जाएगी। यही हमने मीटिंग में लिए है और जो काम पेंडिंग हुआ है वो तुरंत प्रभाव से ये किया जाएगा। अधिकारी कुछ ऐसे भी रहे जो बैठक के दौरान उपस्थित नहीं थे, आपकी नाराजगी का सामना करना पड़ा, ऐसी स्थिति में अब क्या आगे दिशा निर्देश दिए गए? हमने उनको यही कहा है कि आगे से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो मीटिंग का टाइम दिया गया है उस टाइम पे आना चाहिए। पेयजल को लेकर भी काफ़ी समस्या आ रही है, उसको लेकर समाधान को लेकर वो हमने एसी साहब को बुलाया है, एसी साहब से बातचीत की है। पानी के लिए भी
कर रहे हैं। हमने बोल दिया भाई हमारे ज़िला में पुणे में पानी की किल्लत है, गर्मी का टाइम है, जो भी हैंडपम्प ख़राब है वो ठीक किया जाए। जहां हमने ट्यूबवेल भी, हमने काफ़ी ट्यूबवेल भी दिए, हर ग्राम पंचायतों में ट्यूबवेल भी दिए, जिला परिषद सदस्य के माध्यम से भी हमने ट्यूबवेल दी है। तो हम पानी की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।